गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्यपुस्तक कृतिका के अंतर्गत जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई एकांकी रीढ़ की हड्डी, जिसमें दहेज प्रथा के ऊपर व्यंग्य किया गया है तथा लड़की को एक प्रदर्शन की वस्तु बताकर लड़के वालों की हीन मानसिकता का परिचय प्रदान किया गया है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि किस तरह से रामस्वरूप की लड़की उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उसके लड़के शंकर का आगमन होता है। उन मेहमानों के आगमन पर उनके लिए कैसी कैसी तैयारियां रामस्वरूप, उनकी पत्नी उमा, प्रेमा आदि के द्वारा की जाती है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लड़की के बारे में जानकारी प्राप्त करना और लड़के के बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो दोनों अपने बीते ज़माने की बातों में खो जाते हैं और अपने आप के ज़माने को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे पेज नंबर 33। रामस्वरूप जी कहते हैं कि कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। तब गोपाल प्रसाद प्रति उत्तर देते हुए कहते हैं, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, क्योंकि उस ज़माने में क्या होता था, आउटडोर गेम चलते थे। खो खो, सितोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, कालो टीलो, चोर सिपाही, इस तरह के खेल चलते थे। लेकिन आज आउटडोर गेम्स के साथ साथ इंडोर गेम्स भी है, जिनमें कोई वॉलीबॉल या बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। उनकी इस बात पर शंकर और रामस्वरूप दोनों खीसे निपोरते हैं। रामस्वरूप उनकी बात का समर्थन करता है और कहता है, जी हाँ, उस ज़माने की बात ही दूसरी थी, हाँ, और हंस देता है। गोपाल प्रसाद जब उनकी बात का समर्थन होता है तो बड़ी जोशीली आवाज़ में बोलने लगते हैं। और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे। जनाब मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी को अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबिला नहीं कर सकते। और ये बात सही भी है कि शिक्षा पद्धति के बदलाव ने आज के विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति को कमज़ोर किया है। प्राचीन समय में शिक्षा पद्धति गुरुकुल पद्धति पर आधारित हुआ करती थी, उससे प्रेरित हुआ करती थी, तो शिक्षा का स्तर कुछ अलग था। रामस्वरूप उनकी बात का फिर समर्थन करता है और कहता है, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद तब कहते हैं, माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। जब्त करना अर्थात रोकना। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को और अपने समय को श्रेष्ठ बताना चाहता है। रामस्वरूप उनकी बात पर हंसता है, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था। रंगीन ज़माना मतलब उस ज़माने को रंगीन कहा जाता है कि हर तरह की गतिविधियाँ उस ज़माने में होती थी। फिर हंसता है। शंकर भी उनकी हंसी को देख करके हंसने लगता है और ही करता है। तब गोपाल प्रसाद बोलते हैं एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब देखिए, विवाह का मुख्य मुद्दा आ गया है कि बिजनेस किसे कहा है यहाँ पर? दहेज को। तो रामस्वरूप एकदम से बिजनेस का नाम सुनकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो शिक्षा के साथ साथ विवाह को व्यवसाय नहीं मानते थे। तो वो एकदम से बिजनेस की बात सुन करके चौंक पड़ते हैं। चौंक कर कहते हैं, बिजनेस, बिज समझकर, ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं गोपाल प्रसाद। तब कहते हैं कि ये सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? ये देखिए औपचारिकताएं होती है कि सामने वाला क्या करता है,
सामने वाले के लिए व्यवस्था तो करता है, परंतु जो आगंतुक अतिथि होता है वो उसको बेकार की तकलीफ़ बताना चाहता है। जबकि वास्तविकता ये होती है आज के ज़माने में कि अगर आप किसी के जाओ और चाय नाश्ता नहीं रखो तो आप ही बाहर जा कर के उसकी बुराई करने लग जाते हो। तो इसलिए आगंतुक अतिथियों के लिए आओ भगत और सत्कार के लिए, मनुहार के लिए आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी उनके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम किया गया। रामस्वरूप तकल्लुफ़ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। तशरीफ़ लाना यानी आना, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ़ कीजिएगा ज़रा, अभी हाजिर हुआ। और उठ करके वो चले जाते हैं अंदर से कुछ और चीज़ लाने के लिए। अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में कहते हैं कि आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। तो शंकर कहता है जी, कुछ खंगार कर इधर उधर देखता है। तो गोपाल प्रसाद कहता है क्यों, क्या हुआ? तो शंकर कहता है कुछ नहीं। तब गोपाल प्रसाद स्वयं उसके पिता उसके शारीरिक व्यक्तित्व की कमजोरी की ओर संकेत करते हुए उसे सही और व्यवस्थित होने के लिए कहते हैं कि झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन नहीं है, अर्थात उसकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो सीधा नहीं बैठ सकता। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। तब गोपाल प्रसाद कहते हैं कि आखिर आप माने नहीं? तो रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? मतलब चाय के भी प्रकार बना दिए हैं। देखिए, अरे चाय के प्रकार क्या है, कुछ कम मीठी होती है, कुछ ज़्यादा मीठी होती है, कुछ प्योर दूध की बनी होती है और कुछ पानी मिक्स करके बनी होती है। तो यहाँ पर भी वही बातचीत चल रही है। गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा कि मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं। क्योंकि आजकल के लड़के और लड़कियाँ क्या करते हैं, मीठे से परहेज करते हैं, उन्हें कम मीठी चाय पसंद आती है। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा, जायका अर्थात स्वाद क्या रहेगा। तो रामस्वरूप हंसते हैं उनकी बात पर और कहते तो आप सही हैं, उनकी बात का समर्थन करते हुए उनको चाय का प्याला पकड़ा देते हैं। तब शंकर खकार कर कहता है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए सरकार को जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर लेखक ने हास्य और व्यंग्य का पुट दिया है कि अगर सरकार को आमदनी करनी है तो ऐसी बात यहाँ पर मजाक के रूप में प्रस्तुत की गई है जिसके लिए कोई मना नहीं कर सकता। और वो बात क्या कही गई है, लड़कियों की सुंदरता के ऊपर टैक्स। तब रामस्वरूप पूछते हैं शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? तो गोपाल प्रसाद कहते हैं खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं कि मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी नहीं करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। मतलब दो बातें हो गई है यहाँ पर। पहली बात तो ये हो गई कि सरकार की आमदनी है और कोई भी औरत अपने आप को कम सुंदर नहीं मानती, तो एक तो आमदनी ज़्यादा हो जाएगी और दूसरा व्यंग्य किस पर हो गया कि जिस लड़की को वो देखने आए हैं वो लड़की भी क्या होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो ये कभी उठता भी नहीं था। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आज जब घर के
किसी स्त्री को लाने की बात की जाती है, शादी करने की बात कही जाती है, तो उस घर की महिलाएं भी स्त्री की सुंदरता की पक्षधर होती हैं। चाहे भले वो खुद खूबसूरत ना हो, लेकिन बहू तो क्या चाहिए उनको, रूप का और चांद का टुकड़ा ही चाहिए होता है। इसलिए वो लड़की की खूबसूरती को महत्व देती है। पुरुष एक बार समझौता कर ले, परंतु महिलाएं समझौता नहीं कर पाती। इस प्रकार से तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ा देते हैं नाश्ते की और कहते हैं लीजिए। तब गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हैं और कहते हैं कभी नहीं साहब, कभी नहीं। तब रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, मुखातिब होना यानी देखना, कि आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। तो शंकर बाबू कहते हैं किस मामले में रामस्वरूप, कि यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि लड़की का पिता उस लड़के की मानसिकता को जानना चाहता है कि उसे लड़की खूबसूरत चाहिए, साधारण चाहिए, या जो खूबसूरत नहीं हो वो भी उसके लिए चलेगी। तो वो तो उत्तर देता ही नहीं, उससे पहले ही गोपाल प्रसाद बोल पड़ते हैं बीच में ही, ये बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही हो। बात यह है कि हम और आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है ना, मतलब आप बात देखिए कहाँ पर आ गई, घर की औरतों के ऊपर बात डाल दी गई है कि हम और आप समझौता कर लें, परंतु घर की औरतें खूबसूरती के मामले में समझौता नहीं करेगी। धन्यवाद।